हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहने वाला है एविएशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, हमारे जो देश का एविएशन सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम बात करें अभी न्यूज़ में क्यों आया, जैसे आप सब लोग जानते हो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इंडिगो के क्राइसिस देखने को आए सामने कि जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे स्केल पे फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि वो न्यू पॉलिसी आई थी। बट हमको ये पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पड़ना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको हमारा एज ए इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेक्टर है एविएशन, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना है। ये इस वजह से न्यूज़ में अभी रिसेंटली इंडिगो में क्राइसिस देखने को मिलते हैं जो कि हमारे प्लानिंग और जो रेगुलेटरी रेडीनेस है उसमें थोड़े से गैप्स और कमियां शो करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे जो एविएशन सेक्टर है, जो हमारा हवाई जो बेसिकली सारा सेक्टर है भारत देश में, उसका एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या उसकी पोजीशन है। ठीक है, जो हमारे भारत देश का एविएशन सेक्टर है उसमें दोनों मिलिट्री और सिविल सेगमेंट दोनों काउंट करते हैं हम। ठीक है, जो हमारा सिविलियन एविएशन का सेक्टर है वो बेसिकली हमारा आने वाले वर्ल्ड का, आने वाले टाइम का वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक मार्केट्स के तौर पे ये इमर्ज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमारा मिलिट्री और जो हमारा सिविलियन सेक्टर है दोनों हम इसको काउंट करते हैं, और जो हमारा सिविलियन एविएशन है वो वर्ल्ड्स मोस्ट डायनेमिक मार्केट्स में स्टेप इन करने के लिए रेडी है। इंडिया अभी एट प्रेजेंट ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट हमारी जो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है अगर हम डोमेस्टिक एविएशन मार्केट की बात करें। ठीक है, जो एविएशन सेक्टर है ये ऑलमोस्ट हमारी जीडीपी में 5% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। 4 मिलियन जॉब्स मतलब 40 लाख के आसपास लोगों को रोजगार दे रहा है, और हर साल $72 बिलियन के आसपास जो ग्रोस वैल्यू की अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमी में एड ऑन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इंडिया का बेसिकली आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना जरूरी है। इंडिया में जो हमारे पायलट्स हैं उसमें जो 100% में से 15% के जो हमारे पायलट्स हैं वो वुमेन पायलट्स हैं, जो कि हमारे ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इंडिया नंबर 1 पे आता है अगर हम वुमेन पायलट्स की बात करें डाइवर्सिटी वाइज, ठीक है, जो कि 3 गुना ज़्यादा है ग्लोबल एवरेज से। ये हमने देखा कि स्टेटस क्या है। अगर हम पूरी बात करें कि जो पूरा हमारा एविएशन सेक्टर है ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसकी क्या पोटेंशियल है, कैसे मार्केट को टैप करना चाहिए और कौन से डाटा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बहुत हाई ग्रोथ मार्केट है। ठीक है, इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़े रिटर्न्स भी आते हैं। हाई ग्रोथ मार्केट में हम क्या देखेंगे, जो एविएशन मार्केट है वो 2025 में एट प्रेजेंट $14 बिलियन के आसपास जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो 2030 में जाते जाते $26 बिलियन के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये IATA जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारा एविएशन की जो एजेंसी है जो डाटा निकालती है उनका डाटा है कि जो एट प्रेजेंट 2025 में $15 बिलियन के आसपास का जो हमारा ग्रोथ है वो $26 बिलियन के आसपास चला जाएगा आने वाले 5 साल में। ठीक है, उसके बाद अगर हम रीजनल डेवलपमेंट की बात करें उसको बैलेंस करने का काम करता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट का एरिया देखें हमारे इंडिया का, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मणिपुर, ये थोड़े से डिसकनेक्टेड एरिया थे, बट जब से हमने एविएशन सेक्टर में बूस्ट डाला है, इन्वेस्टमेंट डाली है, नॉर्थ ईस्ट और जितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये टूरिज्म मल्टीप्लायर है। लेट्स से किसी फॉरेनर को इंडिया में आना है, अगर इंडिया की एविएशन मार्केट स्ट्रांग नहीं होगी तो फ्लाइट पकड़ के आएंगे कैसे। अगर उनको हर छोटे लेवल पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एविएशन के लेवल पे, तो वो टूरिज्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस वजह से जो एविएशन सेक्टर है वो डायरेक्टली टूरिज्म का मल्टीप्लायर माना जाता है। ठीक है, एविएशन के चलते जो हॉस्पिटैलिटी है, जो होटल वालों का बिजनेस है वो चलता है, जो टैक्सी और ट्रांसपोर्टेशन वाला का बिजनेस है वो चलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकल इकोनॉमी है उनको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिलती है और उनको इनकम जनरेशन का यहाँ पे तरीका मिलने को देखने को मिलता है और जरिया दिखता है। ठीक है, एरोस्पेस एंड MRO एक्सपेंशन। MRO की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस के जितने भी एक्सपेंसेस है। ठीक है, जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो एरोस्पेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इंडिजीनियस MRO मतलब कि हमारा मेंटेनेंस, रिपेयर और जो हमारा बेसिकली ऑपरेशन से जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इंडियन खुद के लेवल पे करने की ट्राई कर रहे हैं, और जो इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिजिनियस एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर रही है हमारे पूरे प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट $3 बिलियन के आसपास जो FDI वो आई है। ठीक है, और ज़्यादातर उसमें से जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि नवी मुंबई जेवार एयरपोर्ट अभी जो रिसेंटली बने, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको एक बेसिक भाई इकोनॉमी का थोड़ा कंसेप्ट कर रहे हैं तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करते हो, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रेजेंट नहीं होता, आप आते हो, सारा प्रोसेस सेटअप करते हो, उसको प्लान करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो। ब्राउन फील्ड क्या होता है, ऑलरेडी कोई मान लो पुरानी इंडस्ट्री लगी हुई थी, उसमें आके आपने पैसा लगाया और उसको आपने दोबारा रेनोवेट करा, उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई स्किल डिमांड, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 2030 के आसपास 11,000 पायलट्स के आसपास की डिमांड है, साथ में इंजीनियर्स और उनके साथ की कॉरेस्पॉन्डिंग क्रू की भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये थी पूरी पोटेंशियल कि एविएशन सेक्टर हमारे इंडिया में कैसे आगे बढ़ेगा। और अगर हम बात करें बेसिकली कि जो मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज भी प्रोवाइड करी है जो कि उड़ान स्कीम के बारे में बताती है। कौन सी स्कीम? उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। ये बेसिकली स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है। जो छोटे छोटे गांव कस्बे हैं, मीडियम सिटीज़ हैं, छोटी सिटीज़ हैं, उनको बिग सिटी से कनेक्ट करना है एक अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 2016 की स्कीम है। ऑलराइट, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं कि हमारा इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है उसको बूस्ट देखने को मिलेगा, उसके में बढ़ावा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट की जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है वो हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस को एक्सपेंड करती है, जो हमारा एमआरओ है उसको बूस्ट करती है, मार्केट लिबरलाइजेशन के ऊपर फोकस करती है कि हाँ कि फ्री फ्रॉम ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस जो भी है आप बिना किसी इंटरफेरेंस के आके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करती है। स्मॉल और मीडियम सिटीज़ को हमारे जितनी मेट्रोपॉलिटन और जितने हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट करने का काम यहाँ पे करा जा रहा है, ठीक है। उड़ान स्कीम मैंने आपको बताया, उड़े देश का आम नागरिक, ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है। 620 के आसपास जो रूट्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। 88 एयरपोर्ट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं और हमें 120 नए एयरपोर्ट्स और न्यू सिटीज़ में ये प्रोजेक्ट लेके जाने की ट्राई में है, ठीक है। उसके बाद डिजी यात्रा करके जो इनिशिएटिव है, ये पेपरलेस बायोमेट्रिक के साथ आपको जब आप एंट्री करते हो एयरपोर्ट में तो आपका वहाँ पे बेसिकली एक चेक इन होता है। जब से डिजी यात्रा आया है तो वो पेपरलेस, आपको कोई भी पेपर शो नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ बायोमेट्रिक लगता है और आप सीधा फ्लाइट में बोर्ड कर सकते हो। उसके बाद ओपन स्काई पॉलिसी, इस पॉलिसी में बेसिकली क्या है, जो हमारा एयरपोर्ट सेक्टर है उसमें लिबरलाइजेशन की बात करिए, उसमें थोड़ी सी और रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात करिए। और जो हमारे जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो पीपीपी मोड में चल रहे हैं। ट्रिपल पी मोड में क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, जिसके चलते जो प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा हो रही है। उसके बाद अगर हम एफडीआई पॉलिसी की बात करें, हमारी जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो नए सिरे से अगर आपको एयरपोर्ट बनाना है तो उसमें 100% अलाउड है। अगर आपको ऑटोमेटिक के रूट के थ्रू, जो अगर ब्राउन फील्ड, बेसिकली मैंने आपको बताया ना डिफरेंस क्या होता है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के बारे में, अगर आप ग्रीन फील्ड में कर रहे हो तो आप 100% एफडीआई लेके आ सकते हो। अगर आपको ब्राउन फील्ड में करना है कि ऑलरेडी कोई सेटअप इंडस्ट्री थी उसमें आपको आके पैसा लगाना है और दोबारा से अपने नाम पे ऑपरेट करना है तो आप उसमें सिर्फ 74% हिस्सा लगा सकते हो, अदरवाइज ग्रीन फील्ड में 100% अलाउड है। उसके बाद गगन और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इतनी चीज़ है, अभी जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इन्होंने साथ में मिलकर इसको ऑपरेट करा है। ये एक नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट है जो कि प्रिसीजन नेविगेशन और फ्लाइट सेफ्टी के ऊपर ध्यान देती है। बेसिकली फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हमारे आसमान में जो स्काई में सैटेलाइट्स हैं उनका प्रयोग करा जा रहा है। उसके बाद भारतीय वायु अधिनियम, जो रिसेंट 2024 का जो एक्ट है, इसने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस करा है। नाउ जस्ट इमेजिन हम 2024-25 में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं अपनी, इतने पुराना एक्ट चल रहा था एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, उसको बेसिकली हमने मॉडर्नाइज करा है कौन से एक्ट के साथ, भारतीय वायु अधिनियम, ठीक है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन भी करता है, जो बेसिकली वक्त की जो डिमांड है, जो नीड्स हैं उसको अकोमोडेट करता है। ये साथ में एक और इमेज प्रोवाइड करी है, ये पीआईबी की साइट से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो इंडिया का एयरपोर्ट नेटवर्क था वो 2014 में कैसा था और 2024 में कैसा है। ये इंडियन गवर्नमेंट का गोल था कि हम इसको डबल करेंगे, ठीक है। हमने 74 एयरपोर्ट्स जो 2014 में एग्जिस्ट करते थे वो 2024 में 159 कर दिए, ऑलमोस्ट डबल हो गया वो पूरा, जिसमें कि हमको 114% इंक्रीज देखने को मिलता है। ये डाटा आपको यूज़ करना है अपने आंसर्स में, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यूजली होता क्या है, ऐसे पॉइंट्स आपको रिटेन करने वाले थोड़े से ईजी हो जाते हैं क्योंकि बहुत थोड़े से जनरल से पॉइंट्स हैं, है ना, कि ये स्कीम है वो स्कीम है इससे ये फायदा होगा, बट जो फैक्ट है, जो डाटा है, जो स्टैट्स है, वो आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स फेच करने के लिए। ऑलराइट, अगर हमने ये बात करी कि जो हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है कि गवर्नमेंट कैसे कैसे काम कर रही है, बट साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस फेस भी कर रही है पूरी जो इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडियन एविएशन में बड़े लिमिटेशंस भी है, प्रॉब्लम्स भी है। वो क्या क्या है? सबसे पहले तो ग्राउंडेड फ्लीट का मतलब ये होता है
मान लो कोई एरोप्लेन है XYZ कंपनी का, ठीक है, वो प्लेन ऑपरेशनल होने के बावजूद भी सिर्फ ज़मीन पे ग्राउंडेड है, उसको उड़ने के लिए परमिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि किसी कंपनी के पास उसको फ्लाई करने के लिए पैसा नहीं है या उस एरोप्लेन में सेफ्टी इशूज़ हैं। ऑलमोस्ट अभी एट प्रेजेंट जो 160 एयरक्राफ्ट है वो ज़मीन पे खड़े हैं, वो उड़ने के लिए रेडी नहीं है, जिसके जो उनकी वजह है फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसे की कमी या सेफ्टी इश्यूज, ठीक है। उसके बाद हमारा मार्केट डुओपोली एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। जो एविएशन मार्केट है बेसिकली अभी हो क्या रहा है, इंडिगो 60% और जो टाटा ग्रुप है वो 20%, मतलब टोटल जो 80% है, ये दोनों जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यही कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी डोमिनेट कर रहे हैं पूरी मार्केट को, ठीक है। जिसके चलते जो एयरलाइंस हैं इनको 1.6 या 1.8 बिलियन डॉलर का लॉस फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखना पड़ा, जो बाकी के 20% छोटी एयरलाइंस हैं, ठीक है। डुओपोली होने का नुकसान ये है कि जो तीसरी अगर कोई कंपनी आती है तो ये दो कंपनी उस कंपनी को सर्वाइव करने के लिए जगह नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद हाई ATF की फुल फॉर्म क्या होती है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जैसे हम गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं वैसे ही हमारे जो एरोप्लेन्स हैं उसमें ATF डलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। ये जो टैक्स लगता है ATF के ऊपर ये बहुत ज़्यादा हाई है, जो 40 से 50% जो टैक्स बर्डन है वो मतलब बेसिकली उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। मान लो आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक फ्लाइट को उड़ाने की कॉस्ट 100 रुपये लगती है, जस्ट इमेजिन, आपको एक नंबर कोट कर रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। उसमें से सिर्फ जो 50% जो उसकी कॉस्ट है वो सिर्फ हमारी सिर्फ पेट्रोल को बेसिकली उसका जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसको जा रही है, और उसके ऊपर भी 50% तक के टैक्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद रेगुलेटरी बोटलनेक्स, बेसिकली मैंने आपको बताया जो हमारा एक्ट था एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 वो तो जाके अभी हमने रिप्लेस कर दी है, बट और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी फ्रेमवर्क्स है जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो आज के टाइम पे काम भी नहीं आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उसके बाद लो पर कैपिटा एयर ट्रैवल, इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान एक एरोप्लेन में कितनी सीट्स की कैपेसिटी के ऊपर ट्रैवल कर सकता है। इंडिया में 0.13 सीट्स है पर कैपिटा, ठीक है। चाइना में 0.49 है और ब्राज़ील में 0.57 है, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऊपर प्रिडिक्ट कर रही है, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ऊपर रखने की कोशिश कर रही है, बट जो ऐसी कंट्रीज के साथ हम कंपैरिजन में भी साथ में नहीं बैठ पा रहे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्रू एंड टेक्निकल शॉर्टेजेस, पायलट्स की कमी है, इंजीनियर्स नहीं है, कैबिन क्रूज में कमी है, ठीक है, जो है उनमें बेसिकली कुछ बेसिक स्किल्स की कमी है, जिसके चलते फ्लाइट डिलेज और जो ऑपरेशनल डिसरप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर कनेक्टिविटी में गैप्स हैं, जो Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ है हमारे देश की, वो अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड है। हमने उड़े देश का आम नागरिक स्कीम इंप्लीमेंट करी है, बट मेजोरिटी ऑफ जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है वो अभी भी डिसकनेक्टेड है। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी एक लेजिस्लेशन है इंटरनेशनल लेवल पे कोर्सिया, ये बेसिकली ये बोलती है कि जो एविएशन सेक्टर ऑपरेट कर रहा है, जो हम जहाज उड़ा रहे हैं, जहाज उड़ाने की वजह से आसमान में जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जो उसकी कॉस्टिंग के चलते जो इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है उसको भी एड्रेस करना जरूरी है, जिसके चलते ग्रीनर फ्यूल्स, जो कि ग्रीनर फ्यूल का मतलब जो कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करें, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हमको लेकर आनी पड़ेगी जो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास नहीं है, जिसके चलते एविएशन सेक्टर जो परफॉर्म करना चाहिए वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और इन्वायरमेंट को तो नुकसान हो ही रहा है। उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क, बहुत सारे बड़े लेवल पे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का एयरप्लेन क्रैश हुआ था, ये बेसिक सेफ्टी कंसर्न्स को रेज करता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं अभी हमारे सेक्टर में। उसके बाद अनरियलिस्टिक एयरलाइन एक्सपेंशंस, इन एयरलाइन कंपनी ने क्या करा, अपनी इनकम को बूस्ट करने के लिए किसी कंपनी को दूसरी कंपनी में रजिस्टर करा के इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर, गो फर्स्ट। इन्होंने बिना बात के कंपनी स्टैब्लिश करके मार्केट को कैप्चर करने के चक्कर में अगर कोई टिकट 1000 रुपये की मिल रही थी और उस टिकट को बेचने के लिए सिर्फ 3 प्लेयर बैठे थे, अब उस मार्केट में 10 प्लेयर आ गए तो हर किसी का अपना अपना प्राइस है। तो जो एयरलाइन की एक्सपेंशन है वो बिना बात के बढ़ाई जा रही है, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025-26 में हमारे एविएशन सेक्टर से लिंक्ड में कौन से जो इनिशिएटिव्स थे वो लेके आए थे। सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग रीजनल कनेक्टिविटी, जो बजट था उसने हमारी जो स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, उसको एक्सपेंड करने की बात करी है। 120 न्यू डेस्टिनेशन क्रिएट करेंगे और ऑलमोस्ट 4 करोड़ जो एडिशनल पैसेंजर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे आने वाले 10 साल में। उसके बाद एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें हमने क्या बोला था कि जो हमारा पटना एयरपोर्ट है उसको एक्सपेंड करेंगे, उसमें अपग्रेडेशन लेके आएंगे, और बिहार के भीता में एक ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट लेके आया जाएगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसके ऊपर दोबारा से पैसा लगाया जाएगा, और जितने भी ग्रीन फील्ड हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं नेशन वाइड लेवल पे उसके ऊपर काम करा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद
हमारा जो स्मॉलर एयरपोर्ट्स हैं, जितने छोटे छोटे लेवल पे एयरपोर्ट्स हैं, उसको सपोर्ट करना जरूरी है। हेलीपैड्स बनाएंगे और स्मॉल एयरपोर्ट्स को, जैसे कि हिली एरियाज हुए, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हुए, उसको सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर हम बजट पैसे की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को ऑलमोस्ट 2400 करोड़ के आसपास बजट मिला है, ठीक है। हालांकि जो पिछले साल जब 2658 करोड़ दिया गया था उससे थोड़ा सा कम है, बट इट्स स्टिल अ वेरी गुड नंबर ऑफ बजट, ठीक है। जो उड़े देश का आम नागरिक की स्कीम है, उसकी फंडिंग पहले 800 थी, अभी 540 करोड़ कर दी है। पहले 800 इस वजह से थी, हमको बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना था। 540 अब इस वजह से हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं, और जितनी छोटी सी सिटीज है उसको कनेक्ट करने की बारी आ चुकी है, ठीक है। पॉलिसी कंटिन्यूटी हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली हमारे जो ओवरऑल ब्रॉडर रिफॉर्म्स है, जैसे हमने हमारे गांधीनगर में गिफ्ट सिटी स्टैब्लिश करी है, डीजी यात्रा को एक्सपेंड कर रहे हैं, एयरपोर्ट जितने हैं उसमें मॉडर्नाइज करा जा रहा है अंडर नव निर्माण, मतलब हम बेसिक लेवल से न्यू मॉडर्नाइजेशन के तरीके के ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें आगे बढ़ने का वे फॉरवर्ड क्या है, इसका हमने प्रॉब्लम्स देख लिया, हमने इसका पोटेंशियल देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, बट द पॉइंट इज कि सोल्यूशन क्या है, आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, हमको न्यू एयरपोर्ट बनाने पे ध्यान देना पड़ेगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेट्रो हब्स हैं, दिल्ली, हमारा कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, बेंगलोर, चेन्नई, जितनी ऐसे ऐसे एरियाज हैं, उनके जो लोकल कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करना पड़ेगा। और जो रीजनल एयरपोर्ट्स हैं, जो सिर्फ एक स्टेट को ही केटर करते हैं, उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। उसके बाद स्ट्रेंथन रीजनल कनेक्टिविटी, इसमें बेसिकली क्या है, जो हमारी स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, उसको डीपन करने की जरूरत है, उसमें और बेसिकली एक्सपेंड करने की जरूरत है, ताकि हम लास्ट माइल एयर लिंक एस्टेब्लिश कर पाए हिली और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। उसके बाद जो हमारी एविएशन टर्बाइन फ्यूल का जो टैक्स रिफॉर्म है, उसमें यहाँ पे चेंजेस लाने की जरूरत है। जो हमारा ATF है उसको GST के अंडर लेके आएंगे, तो जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम करी जा सकती है, और ओवरऑल पैसेंजर्स और इकोनॉमी को यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। फिर जो फ्लीट और मैन्युफैक्चरिंग पुश है, जो हमारे जहाज है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनियस तो चाहिए ही चाहिए, बट हमको उसको एक्सपैंड भी करना पड़ेगा। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंडिया को बाकी कंट्रीज के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, ठीक है, जो कि इंडिया को एक ग्लोबल ट्रांजिट हब के तौर पे एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी चल रहा था, तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे ओवरऑल एविएशन सेक्टर के बारे में भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। जो हमारा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ये कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट्स और ऐसे टेक्नोलॉजी की बात करता है जो बहुत कम लेवल पे हमारा जो एनवायरमेंटल को डैमेज करते हैं। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड सेफ्टी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी रिसेंटली एयर इंडिया का क्रैश अहमदाबाद में देखने को मिलता है, तो कुछ ना कुछ फ्लॉज निकल के सामने आने ही वाले हैं, ठीक है। एविएशन ट्रेनिंग को और एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको और बेसिकली अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ें दोबारा ना हो। और जो हमारे DGC है, DGC के फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो ओवरऑल हमारे देश में एविएशन सेक्टर को मैनेज करता है, ठीक है। उसकी ओवरसाइट को, उसकी स्क्रूटिनी को और इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर डिजिटल एयर ट्रैवल इकोसिस्टम, जो हमारा डीजी यात्रा, जो हमारा मॉडर्नाइज तरीका है हमारे फ़ोन की एप्लीकेशन से ही चेक इन और सब चीज़ें करने का, उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना पड़ेगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और जो सिस्टम है उसको पेपरलेस करने की जरूरत है, ताकि जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको कभी भी कुछ ऐसी फालतू में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। ये हमने बात करी कि एविएशन सेक्टर में क्या स्टेटस है, क्या पोटेंशियल है, गवर्नमेंट कौन से इनिशिएटिव्स ले रही है, बजट में क्या दिया है गवर्नमेंट ने, और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें कि लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो भी एट प्रेजेंट बहुत पाइवोटल मूवमेंट पे, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पेडेस्टल पे अभी वो खड़ा है, कि जहां पे उसको कैपेसिटी कंस्ट्रेंड मार्केट से एक पोटेंशियल ग्लोबल एविएशन हब एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मतलब जहां पे आज से 5 साल पहले जब इंडिया कैपेसिटी फुलफिल नहीं कर पा रहा था, सीट्स में लोगों को भर नहीं पा रहा था, बिठा नहीं पा रहा था, अब इंडिया ऐसे स्टेज पे खड़ा है कि आने वाले टाइम में पूरे ग्लोबल लेवल पे हम एविएशन हब बन सकते हैं, ठीक है। हमको अफोर्डेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी कि हर कोई इसको टिकट को अफोर्ड कर पाए, कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और जो फ्यूल टैक्सीज हैं उसको थोड़ा सा रैशनलाइज तरीके से चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो ATF की टैक्स कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम होए। और जो सस्टेनेबिलिटी का जो फंडा है वो सेंट्रल एलिमेंट होना चाहिए, अगर हमको इंडिया में डिमांड सेक्टर क्रिएट करना है एविएशन के लिए। अगर हम इन्हीं रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छी ऑपरेशनल प्लानिंग के साथ, इंडिया अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे एक ऐसा एविएशन सिस्टम इकोसिस्टम एस्टैब्लिश में लेके जा सकता है, जहाँ पे हम सिर्फ व्हीकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, बट हम लोगों को मूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट हो क्या रहा है,
जो रेल है, जो रोड है, इनका जो फ्रेट नेटवर्क है, मतलब जो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो रही है वो ज़्यादा है। अगर हम ऐसी चीज़ों को अफोर्डेबल करेंगे, एफिशिएंट सेक्टर में जो रिफॉर्म्स की बात करें वो लेके आएंगे, तो हमारा जो एविएशन इकोसिस्टम है वो सिर्फ व्हीकल्स को नहीं, पूरे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत अफोर्डेबल तरीके में ट्रांसपोर्ट और मूव कर सकता है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा और ओवरऑल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी इंडिया की, और इंडिया की जो वैल्यू है वो ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज होगी। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट हमारा एविएशन सेक्टर कैसे इंपैक्ट पड़ता है, क्यों न्यूज़ में है, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए और क्या वे फॉरवर्ड इसका होना चाहिए। ऑल राइट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।